गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे ऑफ योर क्लास ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम लोग देख रहे थे रेस्पायरेशन। कल मैंने आपको बताया था रेस्पायरेशन इन प्लांट्स। आज हम लोग देखेंगे कि रेस्पायरेशन इन लोअर ऑर्गेनिज्म एंड रेस्पायरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो ऑर्गेनिज्म से अगर हम स्टार्ट करें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मेनली दो होते हैं, पैरामीशियम और अमीबा। जो आपके कोर्स में मैंने आपको बताया था अमीबा एंड पैरामीशियम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में दे आर रेस्पायर थ्रू डिफ्यूजन। उसके बाद आता है आपका आर्थ्रोपोडा, दे आर रेस्पायर थ्रू क्यूटिकल्स। उसके बाद एक्वेटिक एनिमल्स में फिशेज मेनली दे आर रेस्पायर थ्रू गिल्स। इसके बाद इसी तरह से जैसे जैसे हायरची में हम लोग ऊपर जाते हैं तो हम लोगों को मेनली जो आज देखना है, जो आपके सिलेबस में है, वो है रेस्पायरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। क्लियर? रेस्पायरेशन इन ह्यूमन बीइंग में हम लोग जो देखेंगे, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं कि हम लोग जो रेस्पायरेशन ब्रीदिंग, सांस का अंदर लेना, दैट इज कॉल्ड इनहेलेशन। सांस को बाहर छोड़ना, दैट इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। सांस को बाहर छोड़ना। तो हम लोग जो सांस लेते हैं मेनली थ्रू नॉस्ट्रिल्स। ये एक डायग्राम में मैंने थोड़ा सा शो किया है कि अगर इसको हम कहें नॉस्ट्रिल्स, ठीक, दिस वन माउथ। ये नॉस्ट्रिल्स यहां से सेप्टम, दिस इज कॉल्ड सेप्टम। क्लियर? इसके बाद ये कॉमन ओपनिंग होती है, दिस इज कॉल्ड फेरिंग्स। क्लियर? दिस इज दिस वन ट्रेकिया, ये आप लोग जानते हैं, दिस वन लंग्स, दिस वन ब्रोंकाई। दिस ब्रोंकाई अंदर जाके इसमें स्मॉलर bronchioles, and these bronchioles, last stage पर these are called alveolar sacs. Clear? This one diagram. कितना क्लियर हो गया? और ये आपका हो गया इसी तरह से तो ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को मैंने आपको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया है। हम लोग देखेंगे जैसे हमने सांस ली, ब्रीदिंग, नॉस्ट्रल के साथ सांस अंदर गई। ये नॉस्ट्रल जो होता है, जो हमारी नोज है, दिस इज डिवाइड बाय हार्ट पैलेट, दैट इज कॉल्ड सेप्टम। एक इसके बाद आपकी जो भी सांस ऑक्सीजन है वो आया, इस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फेरिंग्स। फेरिंग्स जो होता है, इट इज ए कॉमन ओपनिंग फॉर नॉस्ट्रल एंड माउथ। नॉस्ट्रल और माउथ की कॉमन ओपनिंग होती है। यहां पर होता है फेरिंग्स के बाद एक डिवीजन होता है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है। मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था, बताया था
कि वहां पर हम लोग जाते हैं ईसोफेगस की तरफ। ये यहां पर एक ओपनिंग जो खुलती है ये जाती है ईसोफेगस की तरफ, ठीक। ईसोफेगस अटैच टू स्टमक। यहां पर हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो दिस वन इज ट्रेकिया। ये जो ट्रेकिया जिसके और आल्सो कॉल्ड विंड फाइल, ये ट्रेकिया जो है इसके कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर, ये मैंने आपको राउंड राउंड में दिखाए हैं। इसका एक रोल होता है कि ट्रेकिया, मान लीजिए आप लोग इस तरह से खाली पड़ी हुई है, तो किसी तरह से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, तो एकदम से ये कोलैप्स ना हो जाए, इसलिए ये कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है। कार्टिलेज एक बोन से थोड़ा सा सॉफ्ट मटेरियल होता है। अभी जब आपको टिश्यू में आपने पढ़ा होगा बोन एंड कार्टिलेज, वहां पर ये मटेरियल आया होगा। तो ट्रेकिया इज कवर्ड बाय कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर ऑन ट्रेकिया। आगे चल के ये यहां पर बाइफरकेट होती है टू पार्ट्स में, दैट इज कॉल्ड ब्रोंकाई। दिस वन दैट इज कॉल्ड ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई इज कनेक्टेड टू द लंग्स। ये मैंने जो स्ट्रक्चर दिखाया, ये क्या है? लंग। लंग। ये ब्रोंकाई आप यहां पे देखेंगे, these bronchi are further bifurcated into bronchioles। छोटे छोटे ब्रोंकियोल्स में बाइफरकेटेड होते हैं इन द लंग्स, लंग्स के अंदर। और ब्रोंकियोल्स फाइनली ये बाइफरकेटेड होते हैं, फाइनली ब्रांच होते हैं एज ए फॉर्म ऑफ एल्वुलर सैक। इतनी बात क्लियर हो गई? एल्वुलर सैक वो स्ट्रक्चर होता है जहां पर ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है। अब कैसे एक्सचेंज होता है ये मैं भी आपको बताऊंगा इसके लिए। और ये तो रहा हमारा थोरेसिक कैविटी। इस थोरेसिक कैविटी को, दिस वन, इस थोरेसिक कैविटी को डिवाइड करता है एक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड डायफ्राम। ये थोरेसिक कैविटी, डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे दिस वन एब्डोमिनल कैविटी। इतना क्लियर हुआ? फॉर नेचर ने एक हमें गिफ्ट दिया है बॉडी के लिए। वो गिफ्ट ये है कि जितने भी हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, लंग्स, आपका हार्ट, दीज आर कवर्ड बाय ए स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड रिब्स, पसलियां जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो ये रिब केस से कवर्ड होता है, जिससे कोई भी अगर आपको चोट लगती है, किसी तरह की घटना दुर्घटना घटती है, तो कम से कम ये ऑर्गन्स जो हैं सुरक्षित रहें। क्लियर? तो हम लोगों ने अभी देखा। अब बात आती है स्ट्रक्चर की। अब बात आती है कि भाई ऑक्सीजन जो आपने इनहेल किया, ये नॉस्ट्रल के द्वारा ऑक्सीजन आपका गया फेरिंक्स, ट्रैकिया में पहुंचा, ट्रैकिया से आपका ऑक्सीजन ब्रोंकाई में, और ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकियोल से एल्वुलर सैक में। अब देखिए, हमने ऑक्सीजन, जैसे मैंने कहा था कि रेस्पिरेशन में हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। अब ये यहां पर क्या होगा, हम लोगों ने जो ऑक्सीजन लिया एल्वुलर सैक तक पहुंचा। इसके एल्वुलर सैक पे अगर मैं इसको यहीं पर डायग्राम से दिखाऊं, मान लीजिए ये एल्वुलर सैक है, ठीक। इसके आगे पीछे लगी होती है यहां पर ब्लड वेसल्स। क्योंकि ऑक्सीजन जो हमने अंदर लिया, वहां पर उसका जो प्रेशर है, डिफ्यूजन प्रेशर है, ज्यादा है, तो क्या होगा कि ये ऑक्सीजन इस ब्लड वेसल के अंदर मूवमेंट करेगी। इतनी बात क्लियर हुई? यानी कि PO2, अगर मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम यहां पर दिखाऊंगा आपको, अगर मैं मान लो इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ये एल्वुलर सैक है और ये आपकी ब्लड वेसल्स है। ठीक।
मैंने आपको इसको यहाँ से एक डायग्राम करके दिखा रहा हूँ भाई, ये जो ऑक्सीजन आई है यहाँ पर आप देखेंगे कि दिस इज एल्वियोलर सेल, ठीक है। इसको मैं कह रहा हूँ दिस इज ब्लड वेसल्स। एक्चुअली इसमें मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो ऑक्सीजन हमने इनहेल किया वो ऑक्सीजन गया कहाँ, ठीक। तो ये ऑक्सीजन जो यहाँ पर ऑक्सीजन का PO2 ज्यादा होगा, प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा होगा, तो थ्रू डिफ्यूजन ये ऑक्सीजन इसमें एंट्री कर जाएगी। दिस इज ब्लड वेसल्स, मैंने दिखाया आपको ये ब्लड वेसल्स है, क्लियर। अब हार्ट ब्लड को पंप कौन करता है, अभी नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन वाले चैप्टर में आएगा आपका कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है। हार्ट जो है टिश्यू से ब्लड को ला रहा होगा, वहां पर जो है एक्चुअली CO2 का कंसंट्रेशन इसमें ज्यादा होगा, PCO2 का कंसंट्रेशन यहाँ ज्यादा होगा ब्लड वेसल्स में। तो PCO2 का कंसंट्रेशन जब ज्यादा होगा तो यहां पर ठीक, तो CO2 यहां पर मूवमेंट करेगी और जब हम लोग एक्सहेल करेंगे, जब हम सांस को छोड़ेंगे तो CO2 बाहर निकलेगी। एक बहुत नटशेल में मैंने आपको इस चीज को समझाया की कोशिश की है कि जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं वो कहां तक आया, लंग्स के आया, इतनी बात क्लियर हो गई। लंग्स में फाइनल स्टेज होती है एल्वुलर सेट। एल्वुलर सेट पर इसकी मेम्ब्रेन इस तरह से परमेबल होती है कि ऑक्सीजन और CO2 का डिफ्यूजन हो सके। ब्लड वेसल सारी की सारी इससे कनेक्टेड होती है और जैसे ही यहाँ पर प्रेशर ज्यादा आया तो ऑक्सीजन ब्लड वेसल के अंदर गया और CO2 एल्वुलर सेक में गया और जैसे ही अपने सांस को बाहर छोड़ा तो CO2 बाहर निकल गया। इतनी बात क्लियर हुई। अब बात ये आती है कि ये ऑक्सीजन जो हमने अंदर ली इसका क्या रोल आया। इस ऑक्सीजन का रोल अब देखिए यहां पर होता है ब्लड में, आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, कॉमन है कि हीमोग्लोबिन। व्हाट इज द रोल ऑफ हीमोग्लोबिन। ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन जिसको हम डिनोट करते हैं HB से, ठीक। इस हीमोग्लोबिन का इसकी क्वालिटी होती है, इसकी दोस्ती ऑक्सीजन के प्रति बहुत ज्यादा होती है। साइंस की भाषा में कहें इट हैज हाई अफिनिटी टू द ऑक्सीजन, मींस HB ऑक्सीजन से कंबाइन करके बनाता है HbO2। इतनी बात क्लियर हो गई। ये ऑक्सीजन इस HbO2 से एकदम से यहां से हीमोग्लोबिन से कंबाइन करके और ये ब्लड जो फ्लो हो रहा है ब्लड वेसल्स में उससे ये मूव करता है। मूव करता मींस ये ऑक्सीजन अब इस फॉर्म में जाता है, कहां जाएगा। हार्ट का काम है कि बॉडी के सारे ऑर्गन्स को, सारी सेल्स को ब्लड को पहुंचाना। बेसिकली ब्लड में आपके न्यूट्रिएंट्स होंगे और मेनली ये ऑक्सीजन जा रहा होगा। अब ये ऑक्सीजन पहुंचा सेल्स के अंदर, आप पहुंचा सेल्स के अंदर। अब देखिए सेल में क्या हो रहा होगा, इसको आप एक तरह से कहानी के रूप में समझिए कि एक्चुअली हो क्या रहा है। सेल्स में क्या हो रहा है, यहां पर जैसे ये हीमोग्लोबिन जो यहां से कंबाइन होकर ऑक्सीजन आई थी, ठीक, यहां पर ये ब्रेक करती है फिर और ये पुनः ये रिवर्स रिएक्शन होती है Hb+O2। अब सेल्स को ये मिल गया ऑक्सीजन। क्या मिला, सेल्स को मिल गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सेल्स को रेस्पिरेशन में चाहिए होगा। ये मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था कि रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस बाय विच ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द वेरियस बॉडी पर्पसेस, फॉर एग्जांपल मूवमेंट, लोकोमोशन, रिप्रोडक्शन, सेल डिवीजन, जो भी वर्क हम लोग कर रहे हैं सबके लिए में चाहिए होगी एनर्जी। वो एनर्जी कहां से आएगी, फूड के ऑक्सीडेशन के द्वारा, और फूड का ऑक्सीडेशन कहां हो रहा होगा, सेल के अंदर। तो अब आप समझिए कि ये ऑक्सीजन सेल के अंदर पहुंच गई। अब सेल में क्या होगा, सेल में होगा आपका, ये अगर सेल है तो इसको हम इस तरह से डिनोट करें
ये होगी आपकी माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगी? माइटोकॉन्ड्रिया। साइकिल स्ट्रक्चर मैंने एग्जांपल दिया है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होंगे यहाँ पर। ये है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में होगा आपका क्रेब्स साइकिल, ये प्रोसेस होगी ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल, और एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स आपको यहाँ पर क्या जनरेट करेगा? एटीपी एनर्जी, और ये एनर्जी आपकी बॉडी के विभिन्न एक्टिविटीज के लिए काम आएगी। ये नट सेल में एक प्रोसेस है कि किस तरह से रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं उसका यूटिलाइजेशन क्या हो रहा है। ठीक, अब क्या होगा कि बॉडी, मैंने आपको बताया था रेस्पिरेशन में बाई प्रोडक्ट क्या होंगे एरोबिक रेस्पिरेशन के, CO2 प्लस वाटर। अब CO2 बाहर जाएगी, CO2 का वही सेम प्रोसेस कि जो आपका ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है, यहां पर उसका जो PCO2 होगा कम होगा, और ब्लड जो है बॉडी के विभिन्न सेल से, विभिन्न टिश्यू से, विभिन्न ऑर्गन से CO2 को कलेक्ट करते लेके आएगा, और जो आपका ब्लड होगा वहां पर जैसे ही ब्लड वेसल्स लंग्स में आएगा तो यहाँ पर CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। ये मैंने आपको दिखाया है। ये डिफ्यूजन के द्वारा फिर ये एल्वुलर सैक्स में, एल्वुलर सैक्स में ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई, और इस तरह से ट्रेकिया के थ्रू एक्सेलेशन के द्वारा CO2 बाहर निकल जाएगी। एक नट सेल में है कि किस तरह से रेस्पिरेशन का रोल है। ठीक, यहां पर कई चीजें थोड़ी सी, एक तो इंपॉर्टेंट जो देखने लायक होता है आपके सिलेबस के हिसाब से वो होता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस एट द एल्वुलर सैक्स। क्लियर? दूसरा है कि ये ट्रेकिया जो है इसमें कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं, कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं। ठीक, ये कार्टिलेजिनस रिंग्स का रोल ये होता है कि ट्रेकिया को ये कोलैप्स नहीं होने देती। मान लो ऑक्सीजन की कमी हो गई तो आप ये बंद हो गई, बट ऑक्सीजन नहीं जाएगी, कि सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, बॉडी की डेथ हो जाएगी। इस तरह ये इसका रोल है टू प्रोटेक्ट कोलैप्सिंग ऑफ द ट्रेकिया, कार्टिलेजिनस रिंग्स। नेक्स्ट, अब आप देखते हैं कि हमारा जो है, मान लो हम इनहेल करते हैं तो ये जो थोरेसिक कैविटी है इट मूव्स अपवर्ड आउटवर्ड, ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ। तो ये डायफ्राम है, इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। जैसे हमने सांस को छोड़ा डाउनवर्ड इनवर्ड, ठीक, ये डायफ्राम है। दूसरा क्या है कि लंग्स में एक रेजिडुअल वॉल्यूम बना रहता है। रेजिडुअल वॉल्यूम का काम ये होता है कि मान लीजिए ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है तो कम से कम उस लेवल को वो मेंटेन करता रहे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह से होते हैं। यहां पर एक चीज आती है कि फेरिंग्स, ये जो बाल टाइप का होता है, ये होता है इपीग्लोटिस। इपीग्लोटिस, इस इपीग्लोटिस का रोल ये होता है, मान लीजिए आप लोग खाना भी खा रहे हैं और सांस भी ले रहे हैं, तो किसी भी तरह से खाना यदि फूड यदि विंड पाइप में चला गया, ट्रेकिया में चला गया तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि लंग से इसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसका काम ये होता है कि जब हम खाना खा रहे हो तो ये फूड को मूवमेंट देता है ईसोफेगस की तरफ, और सांस अपने आप ट्रेकिया की तरफ जाती रहती है। सांस मींस ऑक्सीजन। दूसरा, नेजल, जो हमारा नेजल है, नोज है, इसमें हेयर्स होते हैं। इसका काम होता है कि कुछ डस्ट वगैरह आते हैं, पार्टिकल्स हो जाते हैं, कि वो जो है इस हेयर्स में चिपक जाए, जो जिससे कि ये अंदर की तरफ ट्रेकिया की तरफ मूवमेंट न करें। एंड नेक्स्ट, इनका जो है ये कुछ मॉइस्ट करते रहते हैं एयर को, जिससे कि इसका मूवमेंट होता रहे। तो ये आपके कोर्स में जो है यहां तक है कि ये आप कि भाई रेस्पिरेटर ह्यूमन बीइंग इस तरह से हो रहा है। क्लियर? नेक्स्ट, ये हमारा दूसरा टॉपिक कंप्लीट हुआ यहां पर लाइफ प्रोसेस का। फर्स्ट था न्यूट्रिशन एंड सेकेंड वन इज
रेस्पायरेशन। थर्ड टॉपिक हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में ट्रांसपोर्टेशन, और लास्ट होगा आपका एक्सक्रीशन। थैंक यू।